Which of the following is not a play written by the prominent Indian Bengali playwright बादल सरकार? तो इनमें से कौन से प्ले हैं जो कि बादल सरकार के द्वारा नहीं लिखे गए हैं? ऑप्शन है भूमा एवं इंद्रजीत, द अदर स्टोरी, आगरा बाजार। तो जो आगरा बाजार है वह बादल सरकार के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। Which of the following work was intended by Bertolt Brecht to lampoon conventional sentimental musical, though the public lapped up with sentiment and missed the satire? इसमें से कौन सा प्ले है जिसे बर्टोल्ट ब्रेक्ट के द्वारा लैम्पून करने के लिए लिखा गया था, एक तरह से सटायर करने के लिए लिखा गया था, जो उस समय के कन्वेंशनल सेंटिमेंटल म्यूजिकल्स थे। हालांकि पब्लिक ने इसके जो सटायर है उसे मिस कर दिया। इसका आंसर है द थ्री पेनी ओपेरा। The Swamp Dwellers by Wolsoinka, which of the following theme form a central conflict? तो जो स्वैम्प ड्वेलर वर्क है वोल्सोइंका का, उसकी मेजर थीम क्या है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो इसमें का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन और मॉडर्न अर्बन लाइफ, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। Who coined the term theater of cruelty? थिएटर ऑफ क्रुएल्टी का टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है, ये टर्म क्वाइन किया गया था एंटोनिन ऑटॉट के द्वारा। Which of the following Canadian novels by Margaret Laurence centers on the character of हैगर सिप्ले? तो हैगर सिप्ले का कैरेक्टर कौन से वर्क में आता है? तो ये उनके जो वर्क है द स्टोन एंजल, इसमें दिखाई देता है। Which Caribbean novel by Patrick or Sam Sullivan vividly captures the lives of West Indian immigrants in post-World War II London? तो ये है द लोनली लंडनर, द लोनली लंडनर्स। ये जो वर्क है ये पैट्रिक का है, जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड लंदन के बारे में दिखाया देता है। Henry David Thoreau's landmark essay Civil Disobedience was written in response to his refusal to pay taxes as a protest against. जो हेनरी डेविड थरो का सिविल डिसोबीडियंस है वह किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था? पे टैक्स को, मतलब टैक्स पे करने को रिफ्यूज करने के लिए, टैक्स नहीं पटाने के लिए। तो ये था स्लेवरी एंड मैक्सिकन अमेरिकन वॉर। In Herman Melville's Moby Dick, what is the name of whaling ship commanded by Captain Ahab? तो उस शिप का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है, जिसके कैप्टन अहब कमांड देते थे। तो ये कौन सा शिप है? तो इस शिप का नाम था पिकोड। Which Latin American author made use of magic realism in his novel 100 Years of Solitude? तो जो वर्क है 100 Year of Solitude, उसके ऑथर कौन है? उन्होंने इस ऑथर में मैजिक रियलिज्म का यूज किया है। तो 100 Year of Solitude के ऑथर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। This female African poet recited her poem On the Pulse of Morning at President Bill Clinton's 1993 inauguration. तो ये पोएट थी माया एंजेलो। माया एंजेलो ने उनकी जो पोएम है ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग, इसे रिसाइट किया था बिल क्लिंटन के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाद सेकेंड पोएट हैं जिन्होंने ऐसा किया है। Which 1836 essay by Ralph Waldo Emerson served as the foundational manifesto for the American Transcendentalist movement? तो राल्फ वाल्डो इमर्सन की कौन सी पोएम है जो मैनिफेस्टो का काम करती है ट्रांससेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का? तो ये है द नेचर पोएम है। इमर्सन ने इसे एनोनिमसली पब्लिश किया था और इसे मैनिफेस्टो की तरह माना जाता है ट्रांससेंडेंटलिज्म का। नेचर अलाउज ह्यूमन बीइंग्स टू ट्रांसेंड द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से ट्रांसेंड होता है और डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट आई बॉल के नाम से जाना जाता है।
The Pre-Raphaelite Brotherhood, formed in 1848, advocated for a return to the detailed observation and spiritual sincerity in art and literature, जो कि पहले से एग्जिस्ट करते थे। कौन से पेंटर के वर्क में? तो ये थे राफेल। राफेल जो पेंटर हैं उनसे प्रेरित होकर इन्होंने दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमन हंट और जॉन एवरेट मिलियस, इन्होंने जो रेफेलाइट प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट चलाया था वो राफेल से प्रेरित होके बनाया था। द फ्रेज आर्ट फॉर आर्ट सेक associated with Walter Pater and Oscar Wilde was central motto of which 19th century movement। तो जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है इसे हम एस्थेटिज्म या एस्थेटिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये 19th सेंचुरी में था और ये जो सेंट्रल मोटो है आर्ट फॉर आर्ट से, ये एस्थेटिज्म का सेंट्रल मोटो है। जो एस्थेटिज्म है उसने रिजेक्ट किया था जो विक्टोरियन नोशन है दैट आर्ट मस्ट सर्व अ मोरल और डायडेक्टिक पर्पस। जैसे विक्टोरियन इरा में ये नोशन चल रहा था कि जो आर्ट है उसे हमेशा मोरल या डायडेक्टिक ही होना चाहिए, लेकिन जो एस्थेटिज्म है वो इसे रिजेक्ट करती है और कहती है कि आर्ट का प्राइमरी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी प्रोवाइड करना है, इसे ऐसा ही रहने दिया जाए। मार्टिन एस्लिन कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है उसे मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया था 1961 में और इससे एसोसिएटेड ऑथर थे सैमुअल बकेट, यूजिन आइनेस्को, जीन जेनेट। ये किससे, कौन से मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे? तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से इन्फ्लुएंस थे। जो एब्सर्डिस्ट ड्रामा है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को, जो कि जीन पॉल सार्त्रे और अल्बर्ट कामू एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड हैं। अल्बर्ट कामू का जो वर्क है मिथ ऑफ सिसिफस, इसमें भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी दिखाई देती है। इनका मानना है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ कैओटिक मीनिंगलेस है और उसमें कोई पर्पस नहीं है। यही एब्सर्डिस्ट ड्रामा का भी फिलॉसफी है। जैक केरॉक्स ऑन द रोड 1957 एंड एलन गिन्सबर्ग पोएम हाउल 1956 are defining texts of which post World War II अमेरिकन काउंटर कल्चर मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है वह है द बीट जनरेशन। ये जो वर्क है वो बीट जनरेशन से रिलेटेड है, जो हाउल पोएम है और जो ऑन द रोड है। जो बीट मूवमेंट है इसने रिजेक्ट किया था अमेरिकन मटेरियलिज्म और इन्होंने अपनाया था जैज रिदम, ईस्टर्न फिलॉसफी और नॉन कन्फर्मिस्ट लाइफस्टाइल को। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इनिशिएटेड इन 1833 by John Cables Sherman National Apostasy sought to restore traditional Catholic doctrines and rituals to which religious institution। तो ये था चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च। इसके लीडिंग फिगर थे जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन कैबल, एडवर्ड पजी और इन्होंने एक सीरीज पब्लिश किया था ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स। ये आर्गू करते थे कि जो इंग्लैंड के चर्च हैं वो अपना स्पिरिचुअल हेरिटेज को लॉस्ट कर चुके हैं और हमें इसे रिवाइव करने की जरूरत है। द टर्म लास्ट जनरेशन, जो कि क्वाइन मार्टिन एस्लिन के द्वारा किया गया था लेकिन पॉपुलराइज किया गया गर्ट्रूड स्टेन के द्वारा, और ये जो टर्म है इसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने भी यूज किया था एपिग्राफ के रूप में। उनका जो वर्क है द सन आल्सो राइजेस, ये कौन से ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर को रिफर करता है और कौन से एज में आते हैं? तो वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एज में आते हैं। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय जनरेशन थी उन्हें लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है।
Which 1925 anthology edited by Ellen Locke is considered the foundational manifesto of the Harlem Renaissance, showcasing African American art, poetry and fiction? तो 1925 की कौन सी एंथोलॉजी है जिसे एलन लॉक ने एडिट किया था और इसे हार्लेम रिनाशे का मैनिफेस्टो माना जाता है? तो ये था द न्यू निग्रो। New Negro defined the cultural movement of 1920s centered in Harlem, न्यूयॉर्क, इसीलिए इसे हार्लेम रेनाशे कहा जाता है। ये सेलिब्रेट करते थे ब्लैक आइडेंटिटी, हेरिटेज, जैज रिदम को, और इसके फिगर थे लैंगस्टन ह्यूज, जोरा नील हडसन और क्लॉड मैके। Literary structuralism rely heavily on the linguistic theory of which Swiss scholar? जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कौन से स्विस स्कॉलर के थ्योरीज पर बेस्ड है? और इनका एक वर्क दिया गया है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो ये थे फर्डिनेंड डी सोश्योर। सोश्योर ने सेमियोटिक्स एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने लैंग्वेज को एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ साइन बताया था जो कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बना होता है। जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है उन्होंने बाद में अपने वर्क्स में इसे अप्लाई किया। Which concept formulated by Jean-Francois Lyotard in the postmodern condition defines postmodernism as an attitude of skepticism towards all-encompassing ideological system or totalizing truth? तो कौन सा कॉन्सेप्ट जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताती है? तो यह है इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स, ग्रैंड नैरेटिव्स को इन्होंने रिजेक्ट किया था। ग्रैंड ओवर आर्किंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री, साइंस और प्रोग्रेस, और इन्होंने फेवर किया था लोकलाइज्ड, फ्रेगमेंटेड जो लोकल नैरेटिव्स हैं। The Cavalier poets such as Robert Herrick, Richard Lovelace and Thomas Carlyle, who supported King Charles I during the English Civil War, frequently employed which classical motif in their poetry? तो जो कैवलियर पोएट्स हैं वो अपनी पोयम में कौन से मोटिव को सपोर्ट करते हैं? तो वो कार्पे डियम का जो मोटो है, मतलब सीज द डे, मतलब आज के दिन को खूब एंजॉय करो, बिफोर टाइम पासेस, अगर ये समय बीत जाए उससे पहले ही पूरी तरह से इस दिन को एंजॉय करो, ये उनका मोटो था कैवलियर पोएट्स का। Which 1956 play by John Osborne introduced the prototypical angry young man anti-hero Jimmy Potter to post वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश थिएटर? तो जॉन ऑसबर्न का ये जो वर्क है लुक बैक इन एंगर, इसमें हमें एंग्री यंग मूवमेंट की झलक दिखाई देती है। लुक बैक इन एंगर ये एक मूवमेंट था वर्किंग और लोअर मिडिल क्लास ब्रिटिश राइटर्स का 1950 में, जो कि अपना डिसइल्यूजनमेंट दिखाते हैं ट्रेडिशनल क्लास स्ट्रक्चर और पोस्ट वॉर हाइपोक्रेसी का। Baumgartner, Bombay, a novel about Hugo Baumgartner, a German Jew who remains an outsider both in his home country and in India, was written by। तो पूछा जा रहा है कि जो बॉम्गार्टनर बॉम्बे है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है।